इसराइल यूएस वर्सेस ईरान वॉर की शुरुआत में ईरान विक्ट्री डिनायर स्ट्रेटजीज खेल रहा है, यानी हम अमेरिका से जीत तो नहीं सकते हैं लेकिन हार भी नहीं मानेंगे। 3 हफ्तों में ईरान ने हार न मानी, उल्टा अमेरिका को पीछे कर दिया। लेकिन पिछले 48 घंटों में ईरान ने वॉर स्ट्रेटजीज की किताब में एक नया अध्याय लिख दिया है। आज ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। आज अमेरिका ईरान से ज्यादा नर्वस दिख रहा है। आज अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है इतनी जल्दी क्या है। आज अमेरिका नहीं, ईरान इस लड़ाई का रास्ता तय कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है। अब पिछले 48 घंटों में देखो कितनी हेडलाइंस आई हुई हैं। तो चलो अब समझते हैं इन हेडलाइंस और इन खबरों को आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर एक खतरनाक एयर स्ट्राइक बोल दी। पूरे ईरान की लीडरशिप को सफा कर दिया। मकसद यहाँ बहुत सिमिलर था। ईरान की जैसे ही टॉप लीडरशिप खत्म होगी तो वहाँ का तख्ता पलट जाएगा और ईरान का खूब सारा तेल अमेरिका के हाथ लग जाएगा। और जंग शुरू होते ही इसराइल ने 200 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ तेजी से रवाना कर दिए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को शहीद कर दिया। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामनी Ayatollah Khamenei is dead. ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज़्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का हर कोना लगभग बमबारी की लपेट में आ चुका है। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इसराइल को जवाब देना शुरू किया। इसराइल के कई सिटीज़ पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के एयर बेसिस पर हमले करने लगा। मिडिल ईस्ट में 9 कंट्रीज़ के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाए, जैसे कुवैत, इराक, बहरीन, कतर और इवन सऊदी अरेबिया भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएसए के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के ऊपर धुआं निकलते देखा। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशन का सेंटर था। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए, इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया। और सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी से टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इसराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई। और जो हमले ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर किए हैं उनमें से लगभग 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इसराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा न हुआ। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में अब शामिल हो चुका है, जो ईरान का एलाय है। ईरान ने दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है और वार्निंग दी है कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया के टोटल ऑयल कंजप्शन का 20% ऑयल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। ईरान के रॉकेट्स खत्म तो नहीं हुए हैं, वो और भी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहे हैं, चाहे वो इसराइल पर हो या फिर दुबई पर हो। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर 3 शिप्स को आग के हवाले कर दिया गया। अब इस ग्लोबल चौक पॉइंट पर तेल का आना जाना एकदम बंद हो चुका है और इसका नतीजा 100 से भी ज्यादा प्रति बैरल तेल की रकम बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग देता रहा एक साइड पर, तो ईरान ने प्रेशर और दुगना कर दिया। ईरान पर बमबारी जरूर जारी है, लेकिन यूएस से अपने एयरक्राफ्ट तेजी से खो रहा है। पहले F-15 फाइटर गया, थर्ड रेडार गए, विशाल के C-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिकन सोल्जर्स के साथ अब वो क्रैश हो चुका है। 4 लोग मारे जाने की अब खबर आ चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन इराक में ईरान बैक्ड ग्रुप एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा कर चुके हैं। एक तरफ ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि ये हम जंग जीत चुके हैं, ये जंग हम जीत चुके हैं, we won the war. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. वहीं वो ईरान के साथ सीज फायर की बात करना चाह रहा है, लेकिन ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनी, वो कड़ी शर्तें अब रख रहे हैं
कि बात करने से पहले तुमको ये करना पड़ेगा। तो लगता नहीं कि ईरान को जल्दबाजी है इस लड़ाई को ख़त्म करने की। पहले ये क्लियर हो गया कि ट्रंप सरकार ने पहले कोई प्लानिंग नहीं की थी, और अब ये खुलासा हो रहा है कि कम से कम 170 अमेरिकन सैनिक ईरान के हमलों में घायल हो चुके हैं, कुछ तो काफ़ी सीरियस सिचुएशन में हैं। लेकिन 20 दिन बाद खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स अब ये बात मान रहे हैं कि ईरान में अब तख्ता पलट देना और भी मुश्किल हो गया है। यानी 2.5 हफ्तों में ही लगभग अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक ब्लंडर कहलाया जा रहा है। स्टेटेड वॉर गोल्स अब पूरे हुए नहीं, उल्टा दुनिया भर के लिए तेल और खरीदने वालों के लिए अफरा तफरी मच गई है। यूएस नेवी ने भी अपने हाथ अब खड़े कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया अब हम यहाँ से ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफ पैसेज नहीं दिलवा सकते, हमारे लिए ये बहुत रिस्की है। उधर ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है, अगर अब हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी आंच आई तो पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम टारगेट करेंगे। और अब तो अमेरिकन थार रडार भी नहीं रह गए हैं गल्फ नेशन को बचाने के लिए। अब तो गल्फ नेशंस खुद अमेरिका से खफा हैं उनको इस लड़ाई में शामिल करने के लिए, और उल्टा जो उनका नुकसान हुआ सो अलग। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका ने न एमिनेशन की प्लानिंग न ईरान के ब्लॉकेट की प्लानिंग की? वो कौन से एरोगेशन में था? अमेरिका के लिए इस जंग का सबसे बड़ा बैकफायर हो सकता है आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी का नया सुप्रीम लीडर बनना। एक इंसान जो IRGC से करीब है, एक ऐसा इंसान जिसके पूरे खानदान को यूएस और इसराइल ने ख़त्म कर दिया। अपने पहले ही एड्रेस में उन्होंने अमेरिका के प्रेशर से ना झुकने की मंशा को एकदम साफ कर दिया। साथ ही में गल्फ नेशन को सीधे सीधे वार्निंग भी दे दी गई कि अपने यहाँ से अमेरिकन बेसिस को हटा लो वरना हम टारगेट करते रहेंगे। अमेरिका के गल्फ में जो एंट्रेंस है उसे टारगेट कर रहा है। जैसे जब अमेरिका ने ईरान में उनके बैंक्स को निशाना बनाया तो ईरान ने भी पूरे गल्फ के बैंकों को नोटिस में डाल दिया। अब मिसाइल्स के लिए तैयार रहना। भगदड़ मच गई थी पूरे फाइनेंशियल सेंटर्स में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान इस वॉर में डिफेंस नहीं ऑफेंस खेल रहा है। ये बात ईरानियन प्रेसिडेंट के सीज फायर कंडीशन से आप साफ साफ समझ सकते हो। क्या ये मुल्क झुकने वाला है? अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 6 माह से मैं कंटेंट क्यों नहीं बना रहा था। इसकी कुछ वजूहत थी। पूरा एक लंबा अरसा 6 माह की खामोशी। आप सब ने यकीनन बहुत मिस किया होगा कि मिस्टर सनाउल्लाह कहाँ चले गए। सच तो ये है कि मेरा मोबाइल फ़ोन मिसप्लेस हो गया था और उस एक फ़ोन के साथ मेरा पूरा सेटअप और आप सब का राबिता भी टूट गया था। मुश्किल वक्त था, लेकिन कहते हैं ना, मैदान वही जीतते हैं जो वापस करना जानते हैं। तो बस अब वापसी हो चुकी है, पहले से ज़्यादा मेहनत और आइडियाज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अब काम रुकेगा नहीं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस मिस्टर सनाउल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि मेरी आने वाली नई कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलो चलते हैं वापस टॉपिक पर। कंडीशन सुनिए क्या क्या लगाई गई हैं कि अगर बात करनी भी है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें करो। नंबर 1, ईरान के लेजिटिमेट राइट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। नंबर 2, वॉर रिपरेशंस देनी होंगी, मतलब जंग की वजह से जो नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। नंबर 3, फ्यूचर एग्रेशन के खिलाफ फर्म इंटरनेशनल गारंटीज वो भी लिखत में दो। ईरान की मिलिट्री अमेरिका के निस्बत कुछ भी नहीं, लेकिन देखो फिर भी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अमेरिका से बात कर रहा है। अगर उसकी मांगे मानी तो ठीक है, वरना नए सुप्रीम लीडर ने ऐलान तो पहले से ही कर दिया है कि मेनाब में मारी गई बच्चियों के खून का बदला तो वो लेकर रहेंगे। आज ईरान कह रहा है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। अगर ईरान की मांगे मानी गई तो ठीक है, वरना ईरान इस जंग को नए फ्रंट्स पर खोलने के लिए तैयार है। वो फ्रंट्स जिसके बारे में अंकल डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का सबसे एपिक ब्लंडर वॉर फ्रंट्स में तो नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रंट्स पर है। अब नए हॉर्मुज़ बंद होने के बाद तेल के प्राइस $100 प्रति बैरल से ज़्यादा तक पहुंच चुके हैं। टैंकर्स नहीं चल पा रहे हैं। शिपिंग कंपनीज अपने लोग और एसिड्स को और खतरे में डालना नहीं चाहती है। अभी तक इस वॉर में ख़त्म होने की साइन नहीं दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है।
इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर मुल्क ने किसी और कंट्री में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हों, इसराइल के हों, यूएई, कतर, बहरीन, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो। अमेरिका में हाल ही में एक सेनेटरिंग में एक मिलिट्री वेटरन ने साफ आवाज उठाई और कहा कि इसराइल के हाथों बिकना बंद करो, इसराइल की लड़ाइयां लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. You're तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल मिस्टर सनाउल्लाह को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसका एक ये फ़ायदा होता है कि मेरे आने वाले कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच जाती है नोटिफिकेशन ज़रिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो के हवाले में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं वो क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।